देवबंद का नाम बदलो। दारुल में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, दारुल पे आतंकवादी भगाएंगे, एसटीएफ का दफ्तर खोलेंगे। वो एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक माफिया है। आज़ादी के अंदर जो सबसे ज्यादा कुर्बानी दी थी वो हमारे उलमाए किराम ने दी थी, देवबंद के लोगों ने दी थी। तो ये बरेलवी है, हम देवबंदी हैं, ये शिया हैं। तो मुसलमान वोट चाहिए तो आप हमारे इश्यूज की भी बात कीजिए। हमारे पे बुरा वक्त है तो आप उनमें हमारे साथ भी खड़े होइएगा। हम लीडरों को अपने बराबर में बिठाना पसंद नहीं कर रहे हो और उसके बावजूद मुसलमान आपको वोट कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? जो मुसलमान डरता है वो मुसलमान नहीं है। डर काहे का है? अल्लाह से डरते हैं। अब आप लिंचिंग पर कौन सा कानून बनाएंगे? कह रहे अभी हम चुनाव में हमारा हिंदू वोट ना खिसक जाए, इसी वजह से अभी हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। ओवैसी से बेहतर कोई नहीं, हिंदुओं के लिए भी मुस्लिम के लिए भी कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो हम अब एक ऐतिहासिक जगह दारुल उलूम के सामने खड़े हुए हैं और हमारे साथ कुछ लोग हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका जो चुनावी रुझाव है वो किस पार्टी की तरफ है और किसको वोट देने वाले हैं। मैम, सबसे पहली चीज़ ये है, जो ये 2022 का आपका चुनाव है, यूपी चुनाव, ये हमारे भविष्य का चुनाव है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में रहने वाले हर व्यक्ति अब उस चुनाव के अंदर तय करना है कि हमें कैसा प्रदेश चाहिए। आइए, नफरत वाला प्रदेश चाहिए या हमें एक ऐसा प्रदेश चाहिए जिसमें जो सरकार इसका विकास कर सकती है। अब जहाँ तक के बाबा जी की बात है, वर्तमान जो सरकार है बीजेपी की आपकी, पिछले 5 सालों के अंदर जो जुल्म सितम किए हैं इसने और जिस तरह से गुंडागर्दी की तरह सरकार चलाई है, वो सब लोगों के सामने है, आप लोगों के सामने। एक बाबा जी एक मुख्यमंत्री होते हुए इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं, कोई समझ नहीं सकता। उनकी लैंग्वेज से लगता है कि वो एक मुख्यमंत्री नहीं बल्कि एक माफिया है, जिस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। अब देख लीजिएगा, जब से चुनाव का वक्त आया है और चुनाव का दौर चला है तो वो अपने विकास पे बात नहीं कर रहे। पिछले 5 सालों के अंदर उन्होंने क्या किया है? अगर मेक इन इंडिया और जीएसटी अच्छी योजनाएं थी तो सरकार इस पर क्यों वोट नहीं मांग रही है? अगर निजीकरण अच्छी योजनाएं थी तो सरकार इस पर क्यों वोट नहीं मांग रही है? अगर कोरोना काल के अंदर सेकंड लहर में किसी भी व्यक्ति की ऑक्सीजन की कमी से मौत नहीं हुई है तो सरकार इस पर वोट क्यों नहीं मांग रही है? अगर सरकार इन सब चीज़ों में असफल रही है तो सरकार जनता से माफ़ी मांगकर वोट मांगे, ना कि हिंदुस्तान, ना कि पाकिस्तान, जिन्ना और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद पर वोट मांगे। इस 7 सालों के अंदर जो एक नफरत भर दी गई है और विशेष वर्ग के लोगों के लिए, जैसा कि आप बात करते हैं मुसलमानों के लिए, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। 80 वर्सेस 20, आए दिन धर्म संसद होती है, आए दिन हर तीसरा व्यक्ति मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें करता है। क्या उन पर कोई कार्रवाई होती है? हरिद्वार के अंदर धर्म संसद होती है, 4 दिन तक के किसी के खिलाफ भी कोई व्यक्ति की कोई कार्रवाई नहीं होती, एक FIR तक दर्ज नहीं होती। आखिरकार जब सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होता है और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है तब जाकर के एक दिखावे के लिए कार्रवाई होती है। पिछले 1.5 सालों से किसान अपने बॉर्डरों पर पड़े हुए थे, वो अपनी मांगों को लेकर के सर्दी गर्मी बारिशों के अंदर बॉर्डर पर पड़े हुए थे अपने घर बार छोड़ करके। तो सरकार का जो रवैया था उनके खिलाफ वो आप देख लीजिएगा। और जैसे ही आपका चुनाव आया है, अब वो जाटों की बात करते हैं, अब वो अलग अलग वर्ग में बांटने का काम करते हैं। तो देवबंद के लोगों का जो मूड है वो किस पार्टी की तरफ है, किधर झुकाव हो रहा है? झुकाव तो इस मर्तबा जो परिवर्तन की लहर चल रही है और आंधी तूफान आया हुआ है वो सपा का है। लेकिन सपा से भी हमारे सवाल है। वोट 99% इस मर्तबा मुसलमान सपा को वोट कर रहा है। लेकिन सपा भी एक जिस तरह से और दूसरी सेकुलर पार्टियां हैं तो हमारे जो मुस्लिम इश्यूज होते हैं उन पर खामोश रहती है। इस तरीके से खामोश नहीं रहना चाहिए। जैसा कि अभी 2 दिन पहले हमारी बहन मुस्कान के साथ एक वाकया पेश आया है, आपने देखा होगा कि एक पूरा झुंड उसके ऊपर हमलावर होता है। तो अभी तक के किसी भी पार्टी की तरफ से कोई ट्वीट नहीं आया है अभी तक उसको लेकर के। अखिलेश यादव से जब कल एक पत्रकार ने साहब ने उनसे वीडियो कॉल पे बात की तो क्या कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। असल मुस्लिम इश्यूज जो होते हैं वो असद साहब उठाते हैं, लेकिन जहां तक चुनाव को लेकर के बात है अभी उनका वक्त नहीं है। अगले 5 साल में यूपी में रहकर काम करें, अपनी यूनिट को मजबूत करें, अच्छे लोगों को खड़ा करें, उसके बाद 2027 में हो सकता है कि उनका वक्त आए। मुस्लिम इश्यूज पे बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो अभी वक्त है वो सपा का है। 99% मुसलमान सपा को वोट कर रहा है और सपा की सरकार बन रही है। लेकिन सपा जिस तरीके से मुसलमान का नाम लेते हुए भी कतरा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी मांग है जो सेकुलर बनती है पार्टियां, बीजेपी को तो छोड़ ही दीजिएगा, वो तो मुस्लिम दुश्मनी पर ही काम करते हैं, लेकिन जो दूसरे पार्टियां हैं मुस्लिम हितों की बात करती है तो वो मुसलमान इश्यूज पर खामोश रहती है। आप देख लीजिएगा गोरखपुर में एक
व्यापारी की हत्या होती है तो रातों रात अखिलेश यादव वहां जाते हैं, उनकी बीवी को 20 लाख से मदद करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है आपने की है। लेकिन अगर लिंचिंग के अंदर कोई मुसलमान मारा जाता है, पुलिस कस्टडी के अंदर अल्ताफ की मौत होती है, आपके पास इतना भी वक्त नहीं होता कि आप एक ट्वीट कर दें, जाना तो बहुत दूर की बात है। लखीमपुर कांड होता है, हाथरस कांड होता है, सारे विपक्षी दल रातों रात वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, उतावले रहते हैं किसी भी तरीके से पुलिस की लाठी डंडे खा करके। लेकिन अगर मुस्लिम इश्यूज पे क्यों नहीं ये पार्टियां बात नहीं करती है? अखिलेश जी ने यहाँ के जो मुस्लिम प्रत्याशी थे उनका टिकट काट के एक नॉन मुस्लिम प्रत्याशी को, वो तो समीकरण के हिसाब से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। समीकरण ऐसा नहीं था कि यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी जीतता है, तो इसीलिए उन्होंने कार्तिक राणा को वोट दिया और वो बहुत अच्छे मार्जिन से आपको जीतते हुए नजर आ रहे हैं। हर जगह का यही हाल है। जो पिछला पहला चरण हुआ है 10 फरवरी में, उसमें 58 सीटों पर इलेक्शन थे और आप देखेंगे 55 सीटें सपा के पक्ष में जा रही है, गठबंधन के। बिल्कुल सफाया हो गया। हर वर्ग के लोग इससे परेशान है, इस सरकार से, क्योंकि इस मर्तबा इन्होंने जो चुनाव में हिंदू मुस्लिम से हमेशा किया है वो नहीं हो पाया है। इस बार आप लोग क्या यहाँ पे विकास चाहते हैं? इस बार आपका क्षेत्रीय मुद्दा क्या है? देवबंद की अगर बात करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, बच्चों के खेलने के लिए कोई अच्छा सा ग्राउंड नहीं है, और दूसरी चीजें भी, सड़कें वगैरह देखेंगे पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। जो वर्तमान के विधायक है वो सिर्फ पोस्टरों पे नजर आते हैं। पिछले 5 सालों में किसी भी व्यक्ति से, मुसलमानों को तो छोड़ दीजिएगा, आप ब्राह्मणों की बात कर लीजिएगा या और दूसरे इलाकों में भी आप जाकर के पूछेंगे तो वो किसी को नजर नहीं आई है। तो इसीलिए इस मर्तबा उनकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो गांव में जाकर के वोट भी मांगे। और पहली मर्तबा ये किसी चुनाव के अंदर हो रहा है कि बीजेपी के विधायकों की कुटाई हो रही है। आप देखेंगे तो माहौल ऐसा है कि इस मर्तबा बीजेपी का सफाया हो रहा है और यहीं से इनके सफाये की शुरुआत है। 2024 के अंदर से इंशाल्लाह ये इस जालिम सरकार को जनता उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जैसे बीजेपी से जनता बहुत ज्यादा नाराज है, चाहे वो किसान का मुद्दा रहा हो, किसी भी चीज को या युवाओं फिर का मुद्दा ले लीजिएगा, युवाओं का मुद्दा रहा हो, कितने दिनों से भर्ती नहीं हुई है, अब किसी भी मुद्दे को लेकर के देख लीजिएगा। असल में कुप्रबंधन बहुत ज्यादा रहा। कोरोना की सेकंड लेयर में आप देखिएगा लाशें किस तरह तैर रही थी, तो क्या इसका फायदा मिल रहा है क्या सपा को? बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। पिछले 5 सालों के अंदर आवाम ने, जनता ने जो इनको चुना था, किस लिए चुना था? इन्होंने बात की थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन जनता से गलती हो गई, वो इस जुमले को समझ नहीं पाई। इन्होंने असल में कहा था कि हम सबको एक साथ बर्बाद करेंगे, सबको एक साथ बेरोजगार करेंगे। नौकरियों की बात की थी, आज देखिएगा जिन लोगों के पास नौकरी थी वो बेचारे बेरोजगार हो चुके हैं। महंगाई देख लीजिएगा आप, पेट्रोल और डीजल और गैस के रेट देखिएगा। जब ये सरकार आई थी बीजेपी की, उस वक्त मोदी जी जो भाषण देते थे वो क्या कहते थे? इस मर्तबा जब आप वोट करने जाए तो आपके घर में जो सिलेंडर रखा है उसको टाटा बाय बाय कह के जाना है। उस वक्त गैस की रेट आपके 400 रुपए थे, और अगर आज आप देखते हैं तो गैस की कीमतें कहां तक जा चुकी है? 1000 तक जा चुकी है। डीजल पेट्रोल को देख लीजिएगा। एक मीडियम जो फैमिली है उनको अपनी जिंदगी गुजारना मुश्किल हो रही है। कोरोना की सेकंड लहर के अंदर कितने लोग बेरोजगार हुए हैं। तो अगर आप देख लीजिएगा, अभी हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री 2 दिन पहले, जब पहले दौर का चुनाव हुआ है, तो बोखलाहट, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, और वो क्या कहते हैं, एक बिल्कुल हारा हुआ बंदा इस तरीके से बैठकर कहते हैं, आप गलती मत करना नहीं तो ये गोवा बन जाएगा उत्तर प्रदेश। अरे आप मानने, आपको पता ही नहीं है कि अगर आप बात करते हैं, केरल की बात करते हैं, उन्होंने कहा केरल बन जाएगा, कश्मीर बन जाएगा, बंगाल बन जाएगा। बंगाल के अंदर अगर आप सर्च करेंगे गूगल पर सबसे सेफ सिटी कौन सी है तो वो कलकत्ता का नाम आता है। अगर आप बात करते हैं सबसे ज्यादा शिक्षा के लिहाज से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ है? केरल है। तो हम तो चाहते हैं, उत्तर प्रदेश का हर नागरिक चाहता है कि यूपी भी काश आपका केरल बन जाए, यूपी भी काश बंगाल बन जाए। जिस तरीके से वहां पर विकास के मुद्दों पर चुनाव होते हैं, जो पार्टियां वहां पर सत्ता में आती है वो विकास की बात करती है। जो मौजूदा विधायक रहे हैं ब्रिजेश जी, बीजेपी के थे वो, और पूर्ण बहुमत के साथ बहुत ज्यादा उनको वोट मिला, वो जीत गए। तो यहाँ पे क्या काम करवाया उन्होंने? एक काम किसी भी, आप ये मुस्लिम क्षेत्र है, इसके अलावा आप उनके क्षेत्र में जाके पूछिएगा कि उन्होंने क्या काम किए हैं। सिर्फ वो 2-3 इश्यूज पे बात करते हैं। एटीएस सेंटर, एटीएस को जहां तक के लेकर बात है, एटीएस से अगर कोई विकास होता हो तो मुझे बताइएगा। सिर्फ हिंदू मुसलमानों में बांटने की बात होती है। बहुत अच्छी बात है आपने एटीएस सेंटर खोला है, हर आदमी उसका स्वागत करता है। एटीएस सेंटर यहाँ खोलने के पीछे क्या मानसिकता रही है इनकी सिर्फ और सिर्फ मानसिकता एक रही है, आप उस जगह का मुआयना कीजिए जहां पर खोला है, कितनी सी जगह मरी, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ, अभी तक वो कागजों में है, सिर्फ और सिर्फ ये हिंदुओं को ये दिखाने की कोशिश करते हैं देवबंद के नाम पर, जिस तरीके से कैराना के नाम पर ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहां पर इनका ये मुद्दा नहीं चला है। आप देख लीजिएगा 75% वहां पर वोटिंग हुई है, बिल्कुल सफाया हो गया है। बीजेपी जो है देवबंद को तालिबान से जोड़ती है जी, सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए देवबंद ने हमेशा अमन शांति का काम किया है। देवबंद के लोगों ने हमेशा अमन शांति का पैगाम दिया है। कभी भी देवबंद से कोई ऐसी गतिविधि नहीं हुई है जिससे इसको
तालिबान से जोड़ा जाए या किसी भी मुल्क से जोड़ा जाए, हमेशा यहाँ से अमन शांति की बात हुई है। जंग आज़ादी के अंदर जो सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी थी वो हमारे उलमाए इकराम ने दी थी, देवबंद के लोगों ने दी थी। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ बीजेपी बदनाम करने के लिए और हिंदुओं की नज़रों में अच्छा बनने के लिए, हिंदू वोट हासिल करने के लिए देवबंद को एजेंडा बना रही है, क्योंकि वो कैराना में फेल हो चुके हैं और देवबंद में भी देखेंगे इंशाल्लाह आपकी उनकी करारी हार होगी। इसीलिए वो सिर्फ इन्हीं एजेंडों पर काम करते आ रहे हैं। कभी उन्होंने विकास की बात नहीं की, कभी विकास के मुद्दों पर एटीएस ले लीजिएगा आप, नाम बदलने की, अगर नाम बदलने से काम होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप नाम बदलिएगा। जैसे ओवैसी साहब जो है वो हिस्सेदारी की बात करते हैं मुसलमानों की, और पार्लियामेंट में मुसलमानों के कोई भी इशू रहते हैं वो ज़रूर उसको उठाते हैं। तो आप लोग उनको, उनकी पार्टी को या उमर मदनी साहब को वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जहां तक अभी बात है ओवैसी साहब की, अगर आप मुद्दों को लेकर के बात करते हैं, बहुत अच्छे लीडर है मुसलमानों के और उभरते हुए लीडर है बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन उनको अभी बहुत सारी चीज़ों में सुधार करना होगा। जैसे यूपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं वो, तो इस वक्त ये बहुत नाजुक वक्त है। अगर मेरा घर जला हुआ होगा तो पहले मैं उस आग को बुझाने की कोशिश करूंगा, ना कि मैं ये देखूंगा आग किसने लगाई है। अभी हमें सिर्फ बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना है, जो ये जालिम सरकार हर वर्ग के लोगों पर जुल्म कर रही है। तो ऐसे वक्त में उनको भी चाहिए था कि वो थोड़ा हल्का हाथ रखते हैं और 5 साल अपनी यूनिटें बना करके जिला के सतह पर, डिस्ट्रिक्ट सतह पर तो अच्छे से काम करते हैं। अब जैसे आप अगर लोकल की बात करते हैं मुफ्ती उमेर साहब की, तो आप किसी से भी पूछिएगा पिछले 5 सालों में उनको कोई जानता है या नहीं जानता है। तो ऐसे लोगों को टिकट दे करके तो सिर्फ और सिर्फ वो अपनी पार्टी का नाम खराब कर रहे हैं। अभी उनको काम करना चाहिए यूपी में 5 साल ग्राउंड पे रह करके, उसके बाद वो इलेक्शन में यूपी की बात करें। जैसे कि कांग्रेस ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, AIM ने भी मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है, तो क्या जो मुस्लिम वोट है वो बटेगा नहीं, मुसलमान बहुत समझदारी के साथ इस मर्तबा वोट करेगा, जैसा कि हमेशा होता आया है। बसपा और कांग्रेस और सारी पार्टियों के दरमियान मुसलमान का वोट बट जाता था, लेकिन इस मर्तबा ऐसा नहीं होगा। 99% मुसलमान सपा को वोट कर रहा है। तो इसीलिए जो मुस्लिम इशूज है सपा को भी चाहिए उन पर नजरअंदाज ना करें। ये ना कहें कि मुझे आवाज ही नहीं आ रही, हिजाब का सवाल होता है तो जनाब को आवाज ही नहीं आती। भाई आपको मुसलमान वोट चाहिए तो आप हमारे इश्यूज की भी बात कीजिए, हमारे पे बुरा वक्त आए तो आप उनमें हमारे साथ भी खड़े होइएगा। आप सारे सम्मेलन कर रहे थे इलेक्शन से पहले, आपको मुसलमानों के नाम पर आप मुसलमान लीडरों को अपने बराबर में बिठाना पसंद नहीं कर रहे हो और उसके बावजूद मुसलमान आपको वोट कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? आइए देखेंगे, आपका वक्त आ रहा है, आप सत्ता में आ रहे हो, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप लिंचिंग पर कौन सा कानून बनाएंगे? आए दिन हमारे नबी की शान में गुस्ताखी होती है, हमारा दिल दुखता है, आज उस पर कोई पार्टी बोलने के लिए गवारा नहीं करती। तो अब देखेंगे आप लिंचिंग के लिए कोई कानून लेकर के आते हैं या नहीं आते हैं। जो मुसलमानों को इस तरह से गालियां दी जाती है, मुसलमान बहनों के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है, आए दिन मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को मुस्लिम होने की वजह से टारगेट किया जा रहा है। अब आपको भी देख लेते हैं आप कितनी आवाज उठाओगे मुसलमानों के लिए। जो अखिलेश जी हैं उनके पास तो अभी मुस्लिम्स के लिए कोई योजनाएं हैं नहीं, स्पेशल मुस्लिम्स के लिए। हो सकता है उनका चुनावी जो चीजें सामने आ रही है वो कह रहे अभी हम चुनाव में हमारा हिंदू वोट ना खिसक जाए, इसी वजह से अभी हम मुसलमानों की बात नहीं कर रहे हैं। आ जाइए, आप सत्ता में आ जाइए, 10 मार्च के बाद देख लेते हैं आप मुसलमानों के लिए क्या करेंगे। आपको भी देख लेते हैं, 5 साल देखा है इससे पहले, लेकिन अब और आपको 5 साल दे करके देख लेते हैं मुस्लिम। और अगर आप भी केजरीवाल की तरह ही निकलते हैं, जिस तरीके से मुसलमानों के नाम पर उन्होंने सियासत की थी और पूरा दिल्ली दंगा आज केजरीवाल ने अमित शाह के साथ मिलकर कराया है, तो इस तरह से आपका भी चेहरा यही निकल के आएगा। लेकिन मुसलमान इस मर्तबा आपकी तरफ झुकाए हुए हैं, तो आपकी जिम्मेदारी चाहे आप केजरीवाल ना बने, आप मुसलमान भी इसी मुल्क का शहरी है। मुसलमानों ने जंग आज़ादी में सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी थी, मुसलमानों का भी यहाँ पर इसी मुल्क में इतना ही हक है जितना आपका है, तो आप भी मुसलमानों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते और कोई भी पार्टी नहीं कर सकती है। आप सबसे मेरा एक सवाल है कि जो मुस्लिम्स है उनकी सपा से क्या उम्मीदें हैं इस बार? बोलेंगे सर, क्या उम्मीदें हैं आपकी सपा से? उम्मीदें तो ये बाद में पता चलेंगी क्या है। असल में है भाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। ओवैसी साहब बोलते हैं तो एक साहब कहते हैं कि इसको कायद बनने नहीं देंगे, हम ही कायद हैं। उनका ताल्लुक देवबंद से है, कौन है मैं ये नहीं बताऊंगा। तो ये बरेलवी हैं, हम देवबंदी हैं, ये शिया हैं, शिया हुकूमत में बैठे हैं, इसलिए हुकूमत इसका फ़ायदा उठाती है और हमें लड़ाती है, वोट लेती है। मायावती जी हैं, चमार, हरिजन, दलित, इनके पास पैसा नहीं है जो उसको 5, 10, 20 करोड़ टिकट का मिले। मुसलमान को टिकट देते हैं क्योंकि 20 करोड़ उससे लेना है। मुसलमान साले अपने आप आएंगे, भागे हुए आएंगे, वोट भी देंगे, मुझे पैसा भी मिलेगा। उसके बाद हथियाने के बाद उनके साथ मिल जाती है भाजपा के, और मुसलमान फिर उसको अकल नहीं आएगी जब तक ये पिटेंगे नहीं, इनको अकल नहीं आएगी। ओवैसी से बेहतर कोई नहीं, हिंदुओं के लिए भी मुस्लिम के लिए भी कोई दूसरा हो नहीं सकता। लेकिन अभी वक्त यहाँ नहीं है
इसलिए कोई फायदा नहीं होगा। वोट जो कुछ होगा वो कट जाएगा, लेकिन वोट से नहीं है। आज उंगलियों के नीचे ये इलेक्शन उंगलियों के नीचे हो रहा है। किसके हो रहा है या आप सब हमसे ज्यादा आप जानते हैं। बीजेपी फिर से आ जाएगी, क्या ये डर दिखाकर सपा आपसे वोट ले रही है? आएगी, दावे के साथ कैसे कह रहे हैं वो? जोर लगा लें, कुछ भी कर लें, आएंगे हम। क्या बात है ये बताएं। क्या मुसलमानों को डर दिखाया जा रहा है कि बीजेपी फिर से आ जाएगी, सपा मुसलमान को वोट डरता नहीं है। जो मुसलमान डरता है वो मुसलमान नहीं है। डर काहे का है? अल्लाह से डरते हैं। इंसान का सबको बराबर ही बताया है, हक बराबर है। मुसलमान ये नहीं चाहते किसी को मारने नहीं जाएगा, लेकिन उसको कोई मारने आएगा तो उसके बाद भी 3 दफा उसको समझाना है। यहाँ पे तो समाजवादी की पार्टी की लहर है, समाजवादी पार्टी आएगी। और रही पिछली सरकार की बात, जो पूर्व विधायक कुंवर विजय है, वो कभी शहर के अंदर आई नहीं। आए तो कभी शहर में आए तो लेकर के आए अपने साथ अपने आदमी, गुंडे लोग के शहर में देवबंद का नाम बदलो, दारुल में आतंकवादी पैदा हो रहे हैं, दारुल से आतंकवादी भगाएंगे, एसटीएफ का दफ्तर खोलेंगे। एसटीएफ का दफ्तर खोलो 10, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो क्रिमिनल होगा उसको दिक्कत होगी। यहाँ पे तो जो मामला चलता आ रहा है, इतने दिनों से चलता आ रहा है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा इतना अच्छा है, कभी यहाँ पे हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ ही नहीं। पिछली बार क्या नाराजगी थी कि बीजेपी को इतना वोट मिल गया और एकदम प्रचंड बहुमत से जीत गए? असल में ऐसा है ना, 2013 का दंगा नया 2013 का दंगा कराया था। उस वक्त हिंदू ने समझा था कि सबसे ज़्यादा हमारे हित में यही काम करेगी, लेकिन उस वक्त उनके समझ में नहीं आया था जिसकी खुद की औलादें ना हो वो दूसरे की औलाद के बारे में क्या समझेगी। अभी जब जामिया के अंदर हमला होता है, जामिया के बच्चों पर गोली चलाई जाती है, उस वक्त कुछ लोग बड़े खुश हो रहे थे। अब आप देख लीजिएगा किस तरह का हिंदुस्तान बना दिया गया है, किस तरह की नफरत भरी सियासत की जा रही है। अब आप देखिएगा जो स्कूल के अंदर बच्चे पढ़ते हैं वो तो कभी वो मजहब नहीं देखते थे, वो तो आपस में भाईचारा उनके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता था। लेकिन अब वही उनके खिलाफ उनको खड़ा किया जा रहा है। उन्हीं को बताया जा रहा है कि इस मुल्क के अंदर जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो मुसलमान दुश्मन है। और रही बात 2017 की, उस वक्त जो 2013 के अंदर इन्होंने नया दंगा कराया था, और उस दंगे में साफ तौर से जो आप आज इन्होंने मंत्री बनाई है जिन लोगों के, सुरेश राणा, वो सबसे अहम भूमिका निभाई थी। संगीत सोम, इनके 10 से ज़्यादा विधायकों ने खड़े होकर के वो दंगा कराया था, हमने अपनी आंखों से देखा है। तो आज उन सब लोगों को इन्होंने मंत्री पद दे दिया है। इनके यहाँ यही होता है, जो मुसलमानों के खिलाफ बोलेगा, सुल्लिय बुल्लियत के जरिए मुसलमान औरतों को टारगेट किया जा रहा है। तो जो मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, एक वर्ग के खिलाफ नफरत फैलाता है, तो ये उसको मंत्री पद भी देते हैं, ये उसको Z+ सिक्योरिटी भी देते हैं, ये उसको नवाजते हैं। इस तरह की सियासत की जा रही है। आज नफरत करने वाले, हिंदुस्तान को तोड़ने वाले लोग आज़ाद घूम रहे हैं, और जो हिंदुस्तान में भाईचारे की बात करते हैं, जो अपने हक का सवाल करते हैं। अगर आज मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ तो कोई मुश्किल नहीं कल मेरे पे भी UAPA लगा दिया जाए। अगर मुसलमान जुल्म के खिलाफ बोलता है तो उसको UAPA के अंदर डाल दिया जाता है, कोई सुनवाई नहीं होती है। दिल्ली दंगे के अंदर जो लोग अपनों को बचा रहे थे, दंगा खामोश कराने की कोशिश कर रहे थे, अगर अपने हक के लिए बोल रहे थे, आज सब वो लोग जेलों के अंदर ठूस दिए गए हैं। और जिन लोगों ने दंगा कराया था, बीजेपी के मंत्रियों को उठा करके देख लीजिएगा, जो ये कह रहे थे गोली मारो सालों को, आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। क्या वजह है इसकी? तो इस तरह की जो राजनीति की जा रही है, ये राजनीति खत्म होनी चाहिए। और जो इस तरह के अभी तक लोग जेलों के अंदर है, वो उनको बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। आज जो मुसलमान एक तरफा होकर वोट डाल रहा है, वो इसीलिए डाल रहा है कि जो मुस्लिमों के साथ और दूसरे वर्गों के साथ जो जुल्म ज्यादती का सिलसिला है, ये खत्म होना चाहिए। इसीलिए आज हम अपनी पार्टी को रिजेक्ट करके आज अखिलेश यादव को चुन रहे हैं। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है। और रही बात ये हमारे मुद्दों को जहाँ तक के सवाल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे तो ओवैसी उठाते हैं, ओवैसी के अलावा कोई पार्टी बोलते हुए भी डरती है। मुसलमान जो हैं वो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू है वो बहुसंख्यक हैं, लेकिन बीजेपी जो पार्टी है वो कैसे अल्पसंख्यकों से डरा चुकी है बहुसंख्यक को? ये कैसे? ये पहला देश होगा जहां पर अकलियतों से अक्सरियत को डराया जाता है। 80% लोगों के जहनों में 20% लोगों का डर बिठाया जाता है। तो ये कैसे मुमकिन हो पाया? सिर्फ और सिर्फ
उनका जो आईटी सेल है, जो उन्होंने एक नफरत भरी किसी भी चीज को, आप किसी भी मुद्दे को, वो एक हिंदू मुस्लिम का रंग दे देते हैं। किसी भी मुद्दे को लेकर के आप देख लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आईटी सेल पर काम किया है। ये देश आज कहां चला गया है? पूरी दुनिया के अंदर आज हमारी जग हसाई हो रही है। अगर हम कोई पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चुनते तो आज ये हाल ना होता। पहली मर्तबा हमारा देश देख लीजिएगा, आज क्राइम की लिस्ट में अगर देखेंगे तो यूपी सबसे ऊपर है, भुखमरी की लिस्ट में देखेंगे तो आज हिंदुस्तान कहां आ चुका है। आज दूसरे देशों के नजरों में हमारी अहमियत क्या रह चुकी है, सिर्फ और सिर्फ। और अभी भी अगर ये लोग इससे बाज नहीं आए तो हम ऐसे स्टेज पे खड़े हुए होंगे, हम बांग्लादेश से नीचे होंगे, हम भूटान से नीचे आ चुके होंगे। तो इस मुल्क को संभालना है, इसके अंदर जो ये सियासत की जा रही है इसका खात्मा होना जरूरी है। और उसके लिए हम जो 80% हमारे भाई हिंदू है, जो भाईचारे की आज भी बात करते हैं, हम उनको समझाने के लिए कहते हैं कि आप आज भी इस पार्टी की ये राजनीति जो अपना सिर्फ राजनीति फायदा उठाना चाहती हैं, इसके बहकावे में ना आए, आपस में इसी तरीके से भाईचारे को कायम रखिए। जो 2013 से पहले आप उत्तर प्रदेश के माहौल को देखिएगा, किस तरीके से उनकी दिवाली और होली पर मुसलमान साथ बैठता था, हमारी ईद और हमारे त्योहारों पर वो साथ मनाते थे, किस तरह से भाईचारे की बात होती थी। लेकिन आज हिंदू के छोटे बच्चे के जहन में भी ये डाल दिया गया है कि अगर इस मुल्क का दुश्मन है, अगर इस मुल्क का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो मुसलमान है। आज 10 साल का हिंदू बच्चा भी ये समझता है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मुसलमान है। आज देख लीजिएगा, किसी भी मामले को देख लीजिएगा, हिजाब, अब से पहले हमारी बहनें बुर्का लगाकर जा रही थी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आज हमें हिजाब को टारगेट किया जा रहा है, कल हमारी दाढ़ी को टारगेट किया जाएगा, परसों हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जाएगा। तो एक एक करके ये हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं, हम एक एक करके हमें टारगेट करना चाहते हैं। अगर एक भगवा पहनकर कोई विधानसभा और लोकसभा में जा सकता है, अगर एक भगवा पहनकर कोई पूरे उत्तर प्रदेश को चला सकता है, तो एक बहन हिजाब लगा करके स्कूल में और कॉलेज में क्यों नहीं जा सकती है? सिर्फ और सिर्फ मुसलमान होने की वजह से। आप देख लीजिएगा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर उसकी जगह मुसलमान होते और कोई हिंदू लड़की को इस तरीके से टारगेट किया जाता तो अभी तक के कितनी यूएपीए लग जाती, कितने लोगों पर कार्रवाई हो जाती। और जो ये सारी सेकुलर पार्टी बनी फिरती है, कितने लोग अभी तक उस लड़की के घर पर जा चुके होते हैं, कितने लोग उसके लिए आवाज बुलंद कर चुके होते हैं। क्या मुस्कान इस देश की बेटी नहीं है? क्या मुस्कान एक बेटी नहीं है? जो दीदी अभी आपकी आई थी, एक लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो दीदी क्यों आई बे? उसको जब वो ये नारा देती है, ये स्लोगन्स देती है कि एक लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो क्या उनको मुस्कान नजर नहीं आती? क्या मुस्कान की लड़ाई उनकी लड़ाई नहीं है? क्या मुस्कान का हौसला बढ़ाने के लिए उसके घर नहीं जाती? क्या उसके लिए कोई इनामात का ऐलान नहीं करती? लेकिन वो जो लोग थे जो भगवा स्कार्फ पहने हुए थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तो अखिलेश ने भी नहीं की, किसी ने भी नहीं की। मैं सिर्फ प्रियंका की बात नहीं कर रहा हूं, सारी सेकुलर पार्टियां जो मुसलमानों का वोट तो चाहती है लेकिन मुसलमानों के मुद्दे नहीं उठाती। तो सिर्फ मैं तो आपसे कह रहा हूं, प्रियंका भी है उसमें, अखिलेश भी है, किसी ने भी नहीं। अखिलेश को तो मैंने आपसे पहले कहा है, अखिलेश को तो आवाज ही नहीं आ रही थी जब पत्रकार ने सवाल पूछा है। तो हमारे इश्यूज पे बोलते हुए क्यों घबराते हैं अगर आप हमारा वोट चाहते हैं? तो आपने सुना कि देवबंद के लोगों का जो चुनावी रुझाव है वो क्या है, यहाँ के जो इलेक्शंस है उनमें जो मुद्दे हैं, यहाँ के लोगों की ज़बानी आपने सुनी, और हम आपको अपडेट देते रहेंगे। हम यहाँ से आगे सहारनपुर को निकल रहे हैं, वहाँ पे जाके आपको चुनावी अपडेट जो है वो मिलती रहेगी। देखते रहिए सिटीजन्स पोस्ट।